अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जंग खतरनाक मोड़ पर आ गई है। दोनों देशों के बीच चल रही जंग धीरे धीरे पूरे वेस्ट एशिया और खाड़ी देशों को अपनी चपेट में लेने लगी है। अमेरिकी सहयोग के साथ ईरान पर बरसे इजरायली गोलों की गूंज पूरी दुनिया सुन रही है। ईरान ने खाड़ी देशों में अमेरिकी बेस को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ईरान ने इजरायल के साथ सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन, इराक, जॉर्डन और सीरिया पर एक साथ हमला बोल दिया है। यही नहीं, ईरान ने सऊदी अरब की अरामको तेल रिफाइनरी को भी अपना निशाना बनाया है, जिससे वहां का कामकाज प्रभावित हुआ है। इसके अलावा बहरीन बंदरगाह पर भी ईरान ने मिसाइल अटैक किया है और अमेरिकी जहाज को निशाना बनाया है। आपको बता दें, ईरान ने कुवैत में यूएस फाइटर जेट को मार गिराया है। इधर ट्रंप ने भी ईरान के 48 टॉप लीडर्स के खात्मे का दावा किया है और ईरान पर अमेरिका इजराइल के हमले जारी है। इस बीच ईरान ने दावा किया है कि अमेरिका और इजराइल ने कल उसकी न्यूक्लियर साइट पर हमला किया था। इस पर आईएई का बयान सामने आया है। आईएई का कहना है कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर उसकी नजर है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर फिलहाल रेडिएशन के संकेत नहीं है, लेकिन भविष्य में रेडिएशन की संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकते। यूएस, इजराइल और ईरान के बीच तनाव से उपजे हालात पर सरकार की पैनी नजर है। फिलहाल खाड़ी देशों में फंसे भारतीयों की सुरक्षा और कच्चे तेल की सप्लाई सुचारू रखना सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए आज एक्सपोर्टर्स के साथ और कल शिपिंग सेक्टर के साथ अहम बैठक भी बुलाई गई। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण जी, इस पूरे मामले में भारत की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं, बताइए। दरअसल सरकार जो इस पूरे मामले पर काफ़ी पैनी नज़र बना कर रखी हुई है। खासतौर से विदेश मंत्रालय के भीतर एक वॉर रूम जैसे बनाया गया है जो पल पर नज़र रख रहे हैं और प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ संपर्क में। पहली प्राथमिकता यह है कि खाड़ी के देशों में जो भारतीय फंसे हुए हैं उनको कैसे सुरक्षित निकाला जाए, उनकी सुरक्षा का इंतजाम किया जाए। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण अभी प्राथमिकता है वो है कच्चे तेल की सप्लाई को कैसे दुरुस्त किया जाए। मैंने पेट्रोलियम मंत्रालय के सूत्रों से पता किया तो उनका कहना था कि अभी कुछ दिन तक अगर सप्लाई बाधित भी होती है तो भारत में सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं होगी, उतना स्टॉक यहां पर है। लेकिन आगे चल के कैसे सुचारू किया जाए कच्चे तेल की सप्लाई, वो एक देखने वाली बात होगी। अगले 24 घंटे में दो महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। एक बैठक हो रही है एक्सपोर्टर्स के साथ, एक्सपोर्टर्स को कोई दिक्कत ना आए, आगे चलकर लंबा खिंचता है मामला तो उससे कैसे निपटा जाए। और दूसरी बैठक कल होने वाली है जो शिपिंग मिनिस्टर लेंगे शिपिंग सेक्टर के साथ, कि शिपिंग कंपनियों के साथ उनकी लागत ना बढ़े, कंटेनर पर जो प्रीमियम चार्ज किया जा रहा है वो कम से कम हो, इंश्योरेंस के प्रीमियम कम हो और दूसरे शिपिंग लाइन से कैसे माल ढुलाई की जा सकती है, कच्चे तेल की सप्लाई की जा सकती है, इस पर चर्चा होनी है। तो हर मोर्चे पर हर मंत्रालय, संबंधित मंत्रालयों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि हर जरूरी कदम उठाएं। तो अगले 24 से 48 घंटे पर सरकार काफी पैनी नजर बनाए हुए है। शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी जानकारी पर। और आज आवाज अड्डा में भी हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। अमेरिका ईरान की लड़ाई खतरनाक मोड़ पर आई। जरूर देखिए शाम 7:57 पर। अब आपको बता दें, भारत और कनाडा ने आज न्यूक्लियर और सोलार एनर्जी और क्रिटिकल मिनरल के क्षेत्र में बड़ी डील की है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के भारत दौरे के बीच आज विदेश मंत्री एस जयशंकर और कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद के बीच समझौते से जुड़े दस्तावेजों की अदला बदली हुई। 1.9 अरब डॉलर के समझौते के तहत कनाडा की कंपनी केमिको कॉर्प भारत को यूरेनियम की सप्लाई करेगी। भारत के परमाणु ऊर्जा विस्तार के लिहाज से यह एक अहम समझौता है। आज हैदराबाद हाउस में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मार्क कार्नी के बीच द्विपक्षीय मुलाकात भी हुई। मुलाकात के बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कार्नी ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि कनाडा और भारत के संबंधों को सिर्फ रिन्यू नहीं किया गया, बल्कि नए लक्ष्य और नए फोकस के साथ आत्मविश्वास से भरे दो देशों ने साझा भविष्य की तरफ कदम बढ़ाया है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और कनाडा के बीच 2030 तक $30 बिलियन का व्यापार होगा। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच जल्द ही कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक डील फाइनल की जाएगी। हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक हमारा व्यापार $50 बिलियन तक पहुंचे। आर्थिक सहयोग का पूरा पोटेंशियल अनलॉक करना यह हमारी प्राथमिकता है। इसलिए हमने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को जल्द ही फाइनलाइज करने का निर्णय लिया है। वहीं कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने स्वामी विवेकानंद का हवाला देते हुए भारत और कनाडा के मजबूत रिश्ते की बात कही है।
And in his travels and his texts, he personified this maxim: arise, awake, and stop not till the goal is reached. With this partnership, we will advance, we will not stop until the goals of Viksit Bharat 2047 and Canada Strong are reached. It moves us forward, it builds our prosperity, it builds for all, and it builds for a better world. बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ईपीएफओ यानी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के खाता धारकों के लिए एक अहम खबर है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। इस पर पूरी अपडेट बता रहे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी। बिल्कुल, देखिए, कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स के लिए अहम खबर है। करीब 31 करोड़ खाताधारकों को वित्त वर्ष 25-26 में 8.25% ब्याज देने की सिफारिश की गई है। आज श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक हुई, जिसमें लगातार तीसरे साल ब्याज दरों में बदलाव नहीं करने का फैसला किया गया है। यानी अब जो वित्त वर्ष 25-26 है, उसमें जितने भी निवेशक हैं ईपीएफओ के, उनके खाते पर 8.25% ब्याज दर देने की सिफारिश की गई है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला वित्त मंत्रालय करेगा। इसके अलावा एक और अहम फैसला इस बैठक में लिया गया है। इसमें यह लिया गया है कि जितने भी ईपीएफओ के इनऑपरेटिव खाते हैं यानी निष्क्रिय खाते हैं और जिनमें 1,000 रुपए से कम बैलेंस है, उनका ऑटोमेटिक क्लेम सेटल किया जाएगा। अगर देखें तो करीब 1,33,000 इनऑपरेटिव खाते हैं, जिसमें 5 करोड़ 68 लाख रुपए है। ये सभी के सभी पैसे सीधे डीबीटी के जरिए जो अकाउंट होल्डर हैं उनके पास सीधे ट्रांसफर हो जाएंगे। इसके अलावा जो इक्विटी में निवेश करने की सीमा है, उस पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। बैठक में कहा गया है कि जो हाई लेवल कमेटी इस पर गठित हुई है, जो कि 5 से 15% के कैप को पर समीक्षा कर रही है, उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही कोई फैसला किया जाएगा। तो ये अहम बैठक में ये सब सारे फैसले हुए हैं, जिसमें ब्याज दरों को 8.25% बरकरार रखने का फैसला किया गया है। इसी के साथ आवाज समाचार में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। खबरें आगे और भी है, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मार्च की शुरुआत के साथ ही उत्तर भारत में गर्मी बढ़ने लगी है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में तापमान 4 से 6 डिग्री तक बढ़ेगा और मार्च महीने में ही कई राज्यों में हीट वेव की स्थिति देखने को मिलेगी। इस पर मौसम वैज्ञानिक नरेश कुमार से बात की हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। मार्च महीने की शुरुआत होगी और तापमान अभी से बढ़ने की शुरुआत हो चुकी है, तो क्या वजह है इसके पीछे? आप सही कह रहे हैं। इस समय जो टेम्परेचर्स हैं और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में स्पेसिफिकली काफ़ी दिनों से सामान्य से काफ़ी ज़्यादा है। उसका रीज़न ये है कि ऐसा अभी पिछले दिनों में कोई ऐसा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आया जिसका प्रभाव आपका प्लेन्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रहा। सिस्टम रहे, फीवर सिस्टम रहे, उसका प्रभाव हिमालय में ही देखने को मिला। वहाँ ही आइसोलेटेड रेनफॉल स्नोफॉल रहा। अभी भी 2 सिस्टम है, कल परसों थोड़ा बहुत स्नोफॉल रेनफॉल हो सकता है हाई रीचेस में। उसके बाद 4-5 दिन के बाद फिर हल्का फुल्का रेनफॉल स्नोफॉल रहने का अनुमान है, लेकिन प्लेन्स में ऐसा कुछ नहीं है, जिसके कारण जो टेम्परेचर्स हैं, बढ़े हुए टेम्परेचर्स हैं, वो ऑलमोस्ट ऐसे ही रहने वाले हैं। हमारा अनुमान यही है कि जो प्लेन्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया अगर स्टेट वाइज बात करें, पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जहाँ जो टेम्परेचर्स हैं आने वाले 5 से 7 दिन 4 से 6 डिग्री काफ़ी हिस्सों में नॉर्मल से ज़्यादा रह सकते हैं। उसके साथ ही मध्य प्रदेश में भी टेम्परेचर्स 3 से 5 डिग्री तक ज़्यादा रहने का अनुमान है। इसके अलावा आपने मार्च से लेकर के मई तक का भी पूर्वानुमान जारी किया, तो क्या तापमान बढ़ा रहेगा कई राज्यों के अंदर? देखिए, जो हमारा जो अनुमान था पूर्वानुमान, अगर हीट वेव डेज देखें तो हमारा यही अनुमान है। ईस्ट और साउथ ईस्ट इंडिया, उसमें थोड़ा हीट वेव डेज नॉर्मल से ज़्यादा रहने का अनुमान है। इसके अलावा राजस्थान के कुछ हिस्से और एडजॉइनिंग एरिया में भी जो हीट वेव डेज है वो सामान्य से ज़्यादा हो सकते हैं।
तो होली आ चुकी है और रंगों और पिचकारियों के बिना होली का मजा तो अधूरा है। लेकिन इस बार होली के बाजार में कुछ हटकर देखने को मिल रहा है। युद्ध आधारित पिचकारियों पर इस साल ट्रेंड में है। कैसे है इन पिचकारियों की डिमांड और क्या क्या नया आया है बाजार में, इसका जायजा लिया है संवाददाता केतन जोशी ने। होली की पिचकारियों में इस बार मानो युद्ध का थीम है वो सेट हो गया है। आइए हम अमित भाई से जानते हैं। अमित भाई, क्या क्या खास है इस होली में खेलने वाले रंगों की पिचकारी का? होली में ये सारी पिचकारी में बच्चों के लिए सब इलेक्ट्रिक पिचकारी बहुत अलग अलग शेप में, डिफरेंट साइज में और डिफरेंट कलर में आई है। उसमें भी डिफरेंट शेप है, डिफरेंट कलर है। उसके बाद वॉर बेस्ड जो मिसाइल है, जो मिसाइल भी आज बहुत चल रही है, वो मिसाइल भी चल रही है। ऑपरेशन सिंदूर जो किया मोदी साहब ने, उसका जो गन राफेल गन है वो भी बहुत चल रहा है, राफेल गन भी बहुत चल रहा है। उसके अलावा अपने जो बाहुबली पुष्पा का जो कुल्हाड़ी है, वो कुल्हाड़ी भी आजकल सब बच्चों में बहुत फेमस है। और उससे सबसे बड़ा जो टैंक आता है, सबसे बड़ा जंबो टैंक, रैबिट टैंक, वो भी बच्चों में बहुत फेमस है, वो भी चल रहा है। और उसके अलावा जो हमें इसका जो बच्चों का आइटम है, टॉम एंड जेरी है, स्पाइडरमैन है, वो सब आइटम तो ये साल भी है। बिल्कुल, तो जो पारंपरिक चीजें हैं पिचकारी के रूप में वो तो है ही है, लेकिन इस बार इस तरह के जो खिलौने टाइप पिचकारी है उनकी काफी डिमांड है। और हमें बताया गया कि ये जो इलेक्ट्रिक गन पहली बार इंट्रोड्यूस हुई है वो तो अभी आउट ऑफ स्टॉक ही है। तो इस बार बच्चे हो या बड़े, वो सब खेलेंगे कुछ इस तरह के पिचकारी से। केतन जोशी, अहमदाबाद। तो काफी ट्रेंडिंग ऑप्शंस है पिचकारियों में भी, और आज दुनिया भर में एआई की धूम है, तो फिर होली इससे कैसे बच सकती है? लखनऊ के एक युवा ने दूर बैठे लोगों के साथ होली मनाने का एआई सॉल्यूशन तैयार किया है। देखिए कमलेश श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट। लखनऊ के युवा एआई एक्सपर्ट आकाश श्रीवास्तव ने एआई होली कनेक्ट ऐप बनाया है। इसमें एआई और टेक्नोलॉजी के जरिए आप दूर दराज के अपने दोस्तों और परिवार के साथ वर्चुअल मोड में होली खेल सकते हैं। की बात करते हैं तो उसमें कई सारे हमने फीचर्स ले रखे हैं। जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं कि हम किसी को वर्चुअली रंग लगा दें, तो वो पॉसिबल है इस ऐप में। सिमिलरली अगर हम चाहते हैं कि हम किसी एक एक्शन के माध्यम से, चाहे बटन यूज करके कैसे भी, हम प्लेट को हवा में, थाली को, रंग की थाली को हवा में उड़ा दे, वो सब चीज़ें पॉसिबल हैं। या किसी के गाल में रंग लगा दे, तो ये सारे फीचर्स हम लोगों ने इस ऐप में दे रखे हैं। इस वर्चुअल होली को आने वाले समय में और ज्यादा रियलिस्टिक बनाने के लिए एआर मोड को भी डेवलप किया जा रहा है। इससे यूजर को खास मोड और थीम के बैकग्राउंड के साथ होली खेलने का मजा आएगा। अगर आपके स्किन पे कलर लग जाता है तो उसको छुड़ाने में स्किन डैमेज हो जाती है, हमारे हेयर फॉल होने लगते हैं। बट ये काफी अच्छा है कि हम इसको ऐसे ऑनलाइन खेल सकते हैं और अपने प्रियजनों के साथ खेल सकते हैं जो हमसे दूर हैं। हम पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं और पढ़ने वाले स्टूडेंट बाहर ही रहते हैं, हमेशा घर वालों से दूर, अपने दोस्तों से दूर, अपने रिश्तेदारों से दूर। तो अगर ये ऐप आया तो बढ़िया एक्सपीरियंस रहेगा इसका। हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। होली में हालांकि सीधे रंग खेलने का मजा अपना होता है। ऐसे में दूर दराज रहने वाले अपनों के साथ वर्चुअल होली का रंग कितना जमेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। कमलेश श्रीवास्तव, लखनऊ। इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही, और आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर। धन्यवाद।